अक्टूबर 1994 की कोई रात थी। नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक एम के नूर प्लाजा की बिजली पिछले 3 दिनों से बंद थी क्योंकि MQM के लड़कों ने फायरिंग करके PMT जो उड़ा दिया था। KESC वाले भी अपना दफ्तर छोड़कर भाग चुके थे। पूरे इलाके में हू का आलम था। हर थोड़ी देर बाद कहीं से इक्का दुक्का फायर की आवाज़ इस खामोशी को तोड़ देती और फिर दोबारा सन्नाटा हो जाता। गर्मी से तंग 25 साला हाशिम अपने दोस्तों के साथ फ्लैट की छत पर सो रहा था। कोई 3 या 4 बजे का वक्त होगा कि चीखों पुकार से अचानक उसकी आंख खुल गई। यह आवाज़ें फ्लैट की सीढ़ियों से आ रही थीं। उन्होंने छत से नीचे देखा तो पुलिस और रेंजर्स की दर्जनों मोबाइल्स ने फ्लैट का मुहासरा किया हुआ था और फिर चंद सेकंड्स में दर्जनों पुलिस वाले गालियां बकते और दंदनाते हुए फ्लैट की छत पर पहुंच गए। उन्होंने पहले तो छत पर लेटे सारे लड़कों को ठुड्डे मार मार कर एक जगह जमा किया और फिर नीचे घरों में सोए मर्दों को भी पकड़ पकड़ कर छत पर ले आए। हाशिम को लग रहा था जैसे वो कराची नहीं मकबूजा कश्मीर का शहरी हो और उसके सामने सिंध पुलिस नहीं भारतीय फौज हो। थोड़ी देर के लिए सोचिए, 3 दिन से बिजली ना हो, सख्त गर्मी हो और फिर रात के 3 बजे आपके साथ ऐसा हो जाए। तो पुलिस वालों के साथ कुछ सादा लिबास वाले भी थे जिनके हाथों में असलहा और चेहरे पर ढाटे बंधे हुए थे। शायद इनमें से एक इन्फॉर्मर था जो करीब जा जाकर हर लड़के का चेहरा गौर से देखता, फिर आगे बढ़ जाता। 1 घंटे की शनाख्त परेड के बाद पुलिस ने छत पर मौजूद लोगों में से 3-4 को अलग करवाया और अपने साथ ले गए। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत देर कोई भी रिहायशी अपनी जगह से ना हिला। सब शॉक्ड अपनी जगहों पर बैठे रहे। उनमें से कोई मेडिकल का स्टूडेंट था तो कोई इंजीनियरिंग का। और रात के इस पहर जब लाहौर या इस्लामाबाद में उन्हीं की उम्र के नौजवान अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, इन कराची के बच्चों को एक ऐसे ट्रॉमा से गुजार दिया गया था जिसने इस शहर और इस मुल्क से जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। एक ऐसा भयानक ख्वाब जो ये अपनी जिंदगियों में कभी नहीं भूल पाए। शायद यही वजह थी कि 90s के दौर में कराची के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पूरे बैच अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड चले गए। ये था ऑपरेशन ब्लू फॉक्स का एक मंजर जिसके मास्टरमाइंड थे नसीरुल्लाह बाबर। वो कि जिन्हें कबायली हाजी साहब बुलाते थे और करीबी दोस्त बॉब। वो नसीरुल्लाह बाबर जिसे मुहाजिर अपना दुश्मन कहते मगर तालिबान अपना पक्का दोस्त। वो नसीरुल्लाह बाबर जो भुट्टो के साथ तब खड़ा हुआ जब सब उसे छोड़ चुके थे और बेनज़ीर को उस वक्त छोड़ दिया जब सब उसके सामने सर झुका रहे थे। था तो वो जर्नैल, लेकिन डिक्टेटर्स का उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे ऑपरेशन ब्लू फॉक्स के मास्टरमाइंड और तालिबान के बानी जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर की। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि वो हीरो थे या विलन। लेकिन इस सबसे पहले वीडियो को लाइक और रफ्तार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलें शुरू करते हैं। दरियाए काबुल के किनारे आबाद ये छोटा सा इलाका अकोड़ा खटक कहलाता है। वैसे तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इस इलाके का अफगानिस्तान से बड़ा गहरा रिश्ता है। 17वीं सदी में खुशहाल खान खटक यहीं से उठे थे, जिन्होंने खित्ते के तमाम पश्तूनों को मिलाकर मुगल बादशाहों के खिलाफ बगावत का सबक पढ़ाया। समीउल हक साहब के अकोड़ा खटक मदरसे को भी सभी जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि तालिबान को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करने वाले नसीरुल्लाह खान बाबर भी यहीं की पैदाइश है। वो 1928 में पश्तून कबीले बाबर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लिया। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो पाक फौज में भर्ती हुए। 1950 में PMA के पहले लॉन्ग कोर्स में अजीज़ भट्टी शहीद जैसों के साथ अपने कैरियर का आगाज़ किया और क्या ही शानदार कैरियर था उनका। एक ऐसा कैरियर जिसमें वो पाकिस्तान की तीनों बड़ी जंगों में आगे आगे नजर आए, बल्कि 1965 में तो एक ऐसा कारनामा दिखाया जिसके कसीदे आज तक पढ़े जाते हैं। 65 की जंग जोरों पर थी। नसीरुल्लाह बाबर इस वक्त आर्मी एविएशन में पायलट के फराइज अंजाम दे रहे थे। वो खुद को मनवाना चाहते थे, खुद को साबित करना चाहते थे और फिर ये मौका हाथ आया। एक दिन वो मेजर अकरम के साथ हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। वो भी कुछ अजीब सा दिन था। नसीरुल्लाह बाबर कुछ खोए खोए से थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड किया और फौरन ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, हथियार फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। उनके चेहरे पे खौफ उमड़ आया क्योंकि 70 भारतीय फौजियों की एक पूरी मुसल्लह कंपनी मौजूद थी। मगर फिर उन्होंने खुद पर काबू पाया और फिर इंडियन कंपनी के साथ वही हुआ जो गब्बर के साथियों के साथ हुआ। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। हुआ कुछ यूं कि हेलीकॉप्टर लैंड करते ही कर्नल बाबर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन पैनिक करने के बजाय उन्होंने अपने साथी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ आने के लिए कहा।
कर्नल बाबर हेलीकॉप्टर से उतरे और सीधे इंडियन कंपनी के हेड के पास पहुंच गए। अपना पिस्टल निकाला और गरजदार आवाज में बोले, आपकी पोजीशन को पाक फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है और मुझे आपके सामने सरेंडर का ऑप्शन रखने भेजा है। बाबर की आवाज का कॉन्फिडेंस देखते हुए भारतीय फौजियों को यकीन हो गया कि बॉस गेम ओवर है। वैसे वो भी क्या मंजर होगा, एक तरफ 70 मुसल्लह फौजी और दूसरी तरफ पाक आर्मी के 2 अफसर, और फिर 70 बंदूकों पे एक आदमी की अकल भारी पड़ गई। उन्होंने हथियार डाल दिए। जंग के बाद नसीरुल्लाह बाबर को सितारे जुरत से भी नवाजा गया। ये उनके लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। फिर वक्त गुजरता गया और नसीरुल्लाह बाबर अपनी पहचान बनाते गए। 71 की जंग में उन्होंने एक इन्फेंट्री और आर्टिलरी ब्रिगेड की क़यादत की। उस जंग में वो जख्मी भी हुए और फिर उन्हें दूसरा सितारे जुरत और हिलाले जुरत दिया गया। 1972 में वो फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल बने, जहां उन्हें एक अहम फरीजे पर लगाया गया। सानेहा मशरकी पाकिस्तान को साल भी ना गुजरा था कि एक नई मुसीबत सामने आई। बलूचिस्तान में बगावत उभरने लगी। भुट्टो को आईबी से खतरे की बू आ रही थी और तब ISI को मैदान में उतारा गया। दोस्त कबाइल की फोर्सेस को मुनज़्ज़म किया गया और बागियों के खिलाफ महाज खोले गए। लेकिन फिर एक और मसला सामने आया। जुलाई 1973 में अफगान सरकार का तख्ता उलट गया। अब सोवियत यूनियन के पपेट और पश्तूनिस्तान के हामी दाऊद खान ने हुकूमत संभाली और आते ही बलोच बागियों की मदद भी शुरू कर दी। लेकिन रियासत का मुकाबला करना आसान नहीं था। ज़्यादा वक्त ना लगा कि बलोच बगावत नाकाम हुई और बागी सरदार अफगानिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। अफगानिस्तान का पहला वार नाकाम हुआ। अब दूसरे वार की बारी थी। 1974 था। फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल नसीरुल्लाह बाबर को सरहद पर गड़बड़ महसूस होने लगी। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ौरन वार्न किया कि इससे पहले कि अफगान फोर्सेस सरहद पर मौजूद पश्तूनों को साथ मिलाएं, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये वो ज़माना था जब अफगानिस्तान के इस्लाम पसंद ग्रुपों को दाऊद खान से शदीद ख़तरा था। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो गो अहेड मिलते ही नसीरुल्लाह बाबर ने 5000 अफगान बागियों को सुबह सरहद में ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। उनमें गुलबदीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद भी शामिल थे। फिर जुलाई 1975 आया और इन्हीं बागियों ने दाऊद खान के खिलाफ पंजशेर वैली में महाज खोल दिया। जीत तो नहीं सके, मगर पाकिस्तान में बैठे जनरल बाबर की नन्ही सी फौज ने अफगानिस्तान और सोवियत तक अपना पैगाम पहुंचा दिया था और ज़्यादा दिन नहीं लगे, उन्हें अपनी काविशों का फल भी मिल गया। रिटायरमेंट के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें सूबा सरहद का गवर्नर बना दिया, जहां उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी ने कबायली इलाकों के हालात काफ़ी बेहतर किए। इसलिए मकामी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही वो ज़माना था जब फाटा में वो हाजी साहब के नाम से मशहूर हुए। सब कुछ ठीक चलता नज़र आ रहा था कि जुलाई 1977 आ गया। ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और सब बदल गया। ये तो आपको मालूम ही हो चुका होगा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की गई है। हवाएं तक भुट्टो के खिलाफ थी, मगर जनरल बाबर मिलिट्री बैकग्राउंड के बावजूद उनके साथ खड़े रहे। जनरल ज़िया ने भुट्टो को कैद किया तो उन्होंने एहतजाजन पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। उस वक्त जब बड़े बड़े लीडर PPP छोड़कर भाग रहे थे, तब नसीरुल्लाह बाबर शायद वाहिद बड़े रहनुमा होंगे जिन्होंने इस नाजुक मोड़ पे ऐसा किया। यही नहीं, जब भुट्टो को फांसी हुई तो जनरल बाबर ने बतौर एहतजाज अपने सितारे जुरत और हिलाले जुरत समेत दीगर एजाजात ट्रिब्यूनल के सामने जमीन पर फेंक दिए। तभी ज़िया अमरीत के 11 साल बाद जब भुट्टो खानदान दोबारा पावर में आया, तब भी बेनज़ीर जनरल बाबर को भूली नहीं थी, उन्हें अपना मुआवन खुसूसी बनाया। 1993 में जनरल बाबर पहली बार नौशेरा से कौमी असम्बली के रुकन हुए और यहाँ से उनकी ज़िंदगी के वो 3 साल शुरू होते हैं जो उनकी बाकी पूरी ज़िंदगी पर भारी हैं। जनरल बाबर और अफगानिस्तान का हमेशा से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, चाहे वो दाऊद खान के खिलाफ बागी तैयार करने की सूरत में हो या फिर उन्हीं बागियों के सबसे बड़े दुश्मन की मदद करने में। समझे? नहीं समझे? अभी समझ जाएंगे। बेनज़ीर को इख्तिदार में आए दूसरा साल था। अभी वो कराची के हालात, मेहरान बैंक और जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की साजिशों से ही निपट रही थी कि अचानक एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बुरी खबर आई। पाकिस्तान में कपास की फसलों पर कीड़ों का शदीद हमला हुआ, जिससे आधी से ज़्यादा फसल तबाह हो गई। ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स उस वक्त भी फॉरेन एक्सचेंज लाने का बड़ा जरिया थी। ये वो ज़माना था जब आसिफ अली जरदारी बीबी कैबिनेट का हिस्सा थे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को जरदारी से बेहतर कौन भाप सकता था। इस बहरान में उन्हें एक चांस नज़र आया, दोस्तों को मिलाया और तुर्कमानिस्तान की तकरीबन सारी की सारी कॉटन क्रॉप का सौदा कर लिया। सौदा तो हो गया, लेकिन दूसरा सवाल था ये फसल पाकिस्तान कैसे लाई जाए।
तुर्कमेनिस्तान हुकूमत ने मशवरा दिया कि कपास को ईरान के जरिए समंदरी रास्ते से कराची भेजा जाए, लेकिन इस सूरत में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फैसला हो गया, माल तो बरास्ता अफगानिस्तान ही आएगा। ये ऑप्शन ख़तरनाक तो था क्योंकि उस ज़माने में वहाँ कोई मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं थी। हर इलाके का एक अलग अलग वॉरलॉर्ड था जो अपने हिसाब से मामलात चला रहा था। माल बहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने के लिए एक ख़ास बंदे की ज़रूरत थी, एक ऐसा बंदा जिसके अफ़गानिस्तान में बेहतरीन ताल्लुकात हों। और तब हुकूमत की नज़रें जनरल बाबर पे ठहर गई। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। पाकिस्तानी ट्रकों के काफ़िले को लूट लिया गया और अमला यरगमाल बना लिया गया। DGISI जनरल गाजी के मुताबिक जनरल बाबर ने ISI से मदद मांगी ताकि उन वॉरलॉर्ड से रब्ता किया जा सके और ट्रकों को छुड़वाया जा सके। ISI के अफगानिस्तान में पहले से राब्ते थे जिनके ज़रिए उन्होंने मुल्ला बुरहानुद्दीन रब्बानी और मुल्ला गौस से जनरल बाबर की मुलाकात करवाई। तब अक्टूबर 1994 में बाबर ने सफ़ीरों और पाकिस्तानी वज़ीरों के साथ कंधार और हेरात का दौरा किया ताकि अफ़गान रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लिया जा सके। उधर बेनज़ीर भुट्टो ने भी तुर्कमेनिस्तान में अफ़गान जंगी सरदारों से मुलाकात की ताकि रास्ते को महफूज बनाया जा सके, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। तब जनरल बाबर की मुलाकात मोहम्मद उमर नामी एक नौजवान से हुई जो कंधार के एक गाँव में रहता था। उमर खुद भी उन वॉरलॉर्ड्स की हरकतों से परेशान था और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपने एरिया को महफूज बनाने के लिए काम कर रहा था। और मैंने कहा था ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उमर ने कपास की फसल डाकुओं से छुड़वाकर पाकिस्तान भेज दी और यूं जनरल बाबर की उनसे दोस्ती हो गई, जिन्हें बाद में दुनिया ने जाना मुल्ला मोहम्मद उमर के नाम से। वैसे दोनों का अकोड़ा खटक वाला डाकखाना भी तो मिलता था। फिर जनरल बाबर ने एक ऐसा काम किया जिसने तालिबान और अफगानिस्तान की तकदीर बदल दी। साबिक DGISI जनरल जावेद काजी बताते हैं कि कंधार में स्पिन बोल्दक के करीब पाशाडम के नाम से एक जगह थी जहां 17 सुरंगों में सोवियत जंग के दौरान ज़ख़ीरा किए गए हथियारों की एक बड़ी खेप मौजूद थी। ये असलहा इतना था कि इसके ज़रिए एक पूरी फ़ौजी कोर को आर्म किया जा सकता था। जनरल बाबर भी पाशाडम के बारे में जानते थे। उन्होंने पाक फ़ौज और ISI को कन्विंस किया कि यह असलहा मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके साथियों को दिया जाए। वैसे भी यह असलहा पाक फ़ौज के किसी काम का नहीं था। पाक फ़ौज से गो अहेड मिलते ही वो सारा असलहा मुल्ला उमर के हवाले कर दिया गया। बस फिर क्या था, अगले चंद हफ्तों में ये कंधार पर तालिबान का झंडा लहरा रहा था। एक दफ़ा मैंने जनरल बाबर से पूछा भी था, सब कहते हैं कि आप मास्टरमाइंड है, आपने इंट्रोड्यूस कराया है, आप सब कुछ हैं। तो उन्होंने एक लिहाज से ये कहा उस वक्त भी कि मुल्ला उमर, कहना कि बिल्कुल करवाया है, तुमको मिलना है। वो पूरी रफ्तार के साथ अफगानिस्तान पर छा गए। ओह, रफ्तार से याद आया, सब्सक्राइब तो कर चुके हैं ना, ये ना भूलना बॉस। लेकिन अब दिलों को थाम लीजिए, फ़ोन साइलेंट कर दीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके सामने गैंग्स ऑफ वासेपुर और कंपनी जैसी बॉलीवुड फिल्में भी कुछ नहीं बेचती। ये कराची क्लिफ्टन का एक मकान था। रात के अंधेरे में मुल्क के ताकतवर तरीन लोग सर जोड़े बैठे थे। कराची को दहशत से पाक करना उनके जिम्मे था, लेकिन सवाल था आखिर कैसे। इसी सवाल ने सबकी नींदें हराम की हुई थी कि इस महफिल में एक आवाज़ गूंजी, दहशतगर्दी का खात्मा दहशतगर्दी से। ये सुनते ही सबकी पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि ये मशवरा देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने सारी ज़िंदगी धरती माँ पे निछावर कर दी थी। वो जो बाहें खोल के मौत का सामना करता मगर धरती के बच्चों पे एक आंच ना आने देता। वो जिसने सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर को धूल चटाई। वो जो तालिबान को अपना बच्चा कहता था। वो नसीरुल्लाह बाबर था। नसीरुल्लाह बाबर ने को ये रिपोर्ट दी गई कि जी अगर आप कानूनी तरीके से ये सारी चीज़ें करेंगे तो हो नहीं पाएगी। MQM के ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं देगा, MQM के लड़कों के ख़िलाफ़। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये बरी हो जाएंगे ये सारे। सहाफ़ी मज़हर अब्बास इस मीटिंग का हाल बताते हुए लिखते हैं कि नसीरुल्लाह बाबर ने उसी मीटिंग में ऑपरेशन ब्लू फॉक्स की बुनियाद रखी। उनका ख्याल था कि MQM की दहशत मिटाने और PPP के सियासी किले से MQM की गिरफ्त छुड़ाने का एक ही हल था, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। मीटिंग में मौजूद IG सिंध, IB चीफ और DIG कराची खौफजदा हो गए, तो जनरल बाबर ने उन्हें यकीन दिलाया कि आपको रियासत की तरफ से मुकम्मल रिलीफ मिलेगी, बल्कि प्रमोशन की गारंटी भी दी। और यूँ रियासत ने बसात पे पहली चाल चली। कुछ ऐसे जोश के सर पे हाथ रखा और उनमें लाइसेंस टू किल बांटा, मिलिटेंट्स का सफाया करने की खुली छूट दी, और फिर इसी छूट की वजह से गेहूं के साथ खून भी पिसा। बहुत से बेगुनाह इस पॉलिसी की भीड़ चढ़े। जब अदना से SHOs ने अंधी ताकत का मजा चखा तो फिर इनका हाथ ना रुक सका। उस पॉलिसी का नुकसान बुनियादी तौर पे ये हुआ कि
आप भले 50 हार्डन क्रिमिनल्स को मार दें, लेकिन अगर आपने 2 इनोसेंट लोगों को मार दिया तो फिर आप जिम्मेदार हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ लिया गया जो बिल्कुल जिनका कोई लेना देना नहीं था, कि आप मालूम हो कि आप MQM के किसी बंदे के साथ एफिलिएट हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो मालूम आपको उठा लिया, जबकि आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सीधे साधे से बंदे हैं। कई कहते हैं कि कराची से मिलिटेंसी का सफाया हो गया, कई कहते हैं कि रियासत ने यह कदम उठाकर MQM के सिरकते इख्तिदार को जान बख्शी। कुछ कराची वाले नसीरुल्लाह बाबर को हीरो कहते हैं, कुछ कहते हैं वो विलेन था, लेकिन आखिर वो कौन था? जनरल नसीरुल्लाह बाबर जब कराची ऑपरेशन के लिए आए तो उन्होंने पहली उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्टेट गेस्ट हाउस में। तो होता ये था ना, वजीर दाखिला जब बैठता है तो IGB होता है, सारे पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जनरल बाबर का ये था कि वो अकेले बैठते थे फेस करने के लिए। सवालात शुरू हुए क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ियों के बहुत सारे सवालात थे, खासा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था और बहुत सख्त सवालात हो रहे थे। लेकिन आप उनकी खंदा पेशानी देखें कि वो एक उनके हाथ में छड़ी अपनी एक होती थी, वो उसे घुमाते रहे और बिल आखिर एकदम एक खामोशी जब छा गई तो उन्होंने फिर मुस्कुरा कर सबसे मुखातिब होकर कहा, क्या तुम सबके सवाल ख़त्म हो गए? शायद सहाफ़ियों के सवाल ख़त्म हो गए हों, लेकिन जिन घर वालों के बेटे जाली मुकाबलों में मारे गए थे उनके सवालात आज तक मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये बड़ा पेचीदा मामला है कि ठीक है हम इन लोगों को मोरिद इल्ज़ाम तो ठहराते रहे, लेकिन इसकी प्लानिंग, मनसूबाबंदी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। और जनरल बाबर चूँकि रिटायर्ड फ़ौजी थे, फ़ौज के साथ एक उनका एक वाबस्तगी की वजह से भी एक आसानी थी डील करने में, और इसी वाबस्तगी की वजह से इंटेलिजेंस इदारों ने जनरल बाबर को खूब असिस्ट किया। आप अगर रफ्तार के पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ऑपरेशन ब्लू फॉक्स में IB का सबसे नुमाया किरदार था। ईशान काज़मी हो, तौफीक जाहिद और सरवर कमांडो जैसे तमाम अफसर IB के सेटअप में काम करते थे। इन्फॉर्मर्स के जरिए लोगों का पता लगाने से लेकर मिलिटेंट्स की इंटेरोगेशन तक IB सबसे आगे नजर आती। लेकिन एक और एजेंसी थी जो पीछे से काम कर रही थी, और उस एजेंसी के करता धरता नसीरुल्लाह बाबर के ख़ास आदमी थे। देखिए, शुरू में एक सेटअप ऐसा आया था कि IB को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब जनरल बाबर की सूरत में एक अम्ब्रेला ऐसी थी कि इंटीरियर मिनिस्टर खुद शहर में बैठा हुआ हो, उस ऑपरेशन को लीड कर रहा हो, उन्होंने उस सिलसिले में लोकल इंतज़ामिया के साथ साथ जो था अपने साथ FIA को इन्वॉल्व किया था। और FIA में भी उनके जो 2 काबिल एतबार और ये कह सकते हैं कि ब्लू आइड बॉय मैं कहूँगा, वो 2 अफसर थे। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहमान मलिक और उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन वसीम अहमद। लेकिन नसीरुल्लाह बाबर की एक और ख़ास बात भी थी। ऑपरेशन कर रहे थे तो डंके की चोट पे कर रहे थे। कम ही लोग होते हैं जिनके जिस्म में खौफ के जीन्स नहीं होते। जनरल बाबर भी उन्हीं में से एक थे। उनके हवाले से मशहूर था कि वो बगैर सिक्योरिटी के निकल जाते हैं। वो बाज़ जगहों का विजिट भी करते थे। खजी ग्राउंड का ख़ास तौर पे एक दफ़ा बेनज़ीर से उन्होंने कहा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कि चलें, आप चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बेनज़ीर साहिबा को लेके वो चले गए जनाब खजी ग्राउंड। तो बहरहाल लोग खजी ग्राउंड गए। उस बड़ी शोहरत थी उस इलाके की, गुलबहार के इलाके में, कि वहाँ लाशें मिलती हैं, वहाँ कत्ल किया जाता है, वहाँ डाला जाता है। तो वो उस चीज़ को, खौफ को तोड़ने के लिए खुद वहाँ पहुँचे। मैंने एक मरतबा पूछा था उनसे कि आप तो ज़ाहिर है आपके एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स तो दूसरे हैं, पुलिस वाले हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है शहर में राउंड लगाने की? तो उन्होंने कहा अगर ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उसकी निगरानी पर आप फील्ड में करते हैं जाके। जहां बेनज़ीर ने कराची में पहले ही एक महाज खोला हुआ था, वहां जरदारी साहब अपनी हरकतों से उनके लिए मजीद मसाइल पैदा कर रहे थे। वो मिस्टर 10% के नाम से जाने जाते। करप्शन उनका शौक था, बिजनेसमैन को उठाना उनका मशगला। ऐसे ही एक मरतबा कराची के नामवर स्टील मैन्युफैक्चरर्स को अगवा कर लिया गया। शक की निगाह जरदारी पे गई। जिस बिजनेसमैन को अगवा किया गया था वो सहाफ़ी रिफत सईद के दोस्त भी थे, और उन्हीं की तलाश रिफत सईद को जनरल बाबर के पास ले गई। जब मैं गया तो उन्होंने कहा क्यों इतने नाराज़ नज़र आ रहे हो? मैंने कहा देखिए ये हुआ और ये तो तरीका ठीक नहीं है, और आपके तो उस दौरान रहमान मलिक और वसीम अहमद दोनों, मतलब रहमान मलिक एडिशनल डायरेक्टर, दोनों कमरे में आए, खड़े रहे, खामोश खड़े रहे। सिर्फ जनरल बाबर ने चश्मे में से यहाँ से ऊपर से देख कर सिर्फ उनकी दोनों की तरफ देखा और कहना रहमान मलिक इसको ये टास्क दिया कि इस मामले को रिजॉल्व करें और किसी तरह करें। खैर इस दौरान उन्होंने भाग दौड़ की और फिर उनको सफ़ेद कपड़े पहना के साफ़ सुथरा करके उनको लाया गया रिमांड के लिए, लेकिन रिमांड नहीं हुआ और वहीं उनकी बेल हो गई। 1996 में बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें मुर्तज़ा के मुसल्लह साथियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के ऑर्डर्स दिए। साथ में ये भी कहा कि ज़रा हल्का हाथ रखा जाए।
उसका नतीजा ये निकला कि अक्टूबर के महीने में मुर्तज़ा भुट्टो एक इंतहाई मुतनाज़ा पुलिस मुकाबले में मारे गए। उसमें नसीरुल्लाह बाबर का क्या किरदार था ये आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर फारूक लखारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत डिज़ोल्व कर दी। इख्तिदार के 5 साल पूरे करना एक ख्वाब ही रह गया और इसी बरतरफी के साथ ऑपरेशन ब्लू फॉक्स अपने इख्तिताम को पहुँचा। लेकिन क्या वाकई कराची से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ? क्या वाकई MQM को तोड़ा जा सका? वो ऑपरेशन जो बहुत से मासूमों की भी जान ले गया, क्या उसका हदफ पूरा हुआ? क्या MQM का अस्करी बाजू टूट गया या इनको मजीद बूस्ट मिला? MQM को बूस्ट किया। हर ऑपरेशन ने MQM को ऑक्सीजन टेंट में भेजा है। यानी बाज़ पॉलिसियों की वजह से या बाज़ मामलात की वजह से आम लोगों में थोड़ा सा एक तासुर बनने लगता था कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो होता यह था कि इस किस्म का ऑपरेशन हो जाता था जिससे कि एक मजलूमियत वाली बात आ जाती थी और फिर ये होता था कि वापस MQM तनावर दरख्त के तौर पर सामने आ जाती थी। खैर, बेनज़ीर की बरतरफी और ऑपरेशन ब्लू फॉक्स के अख्तिताम के साथ जनरल बाबर का सियासी कैरियर भी ख़त्म हो गया। मुल्की सियासत पर जनरल बाबर का सूरज सिर्फ 3 साल के लिए चमका और ऐसा चमका कि तपिश आज तक महसूस होती है। 90 की दिहाई के आखिर तक जनरल बाबर की सियासी अहमियत तकरीबन ख़त्म हो गई। वो 1997 और 2002 के इंतखाबात में भी नाकाम रहे और जब 2007 में बेनज़ीर ने मुशर्रफ से NRO लिया तो उन्होंने एहतजाजन पार्टी को बाज़ाब्ता तौर पर छोड़ दिया। यही वो ज़माना था जब उनकी सेहत ख़राब होने लगी। 2008 में उन पर फॉलिज का हमला हुआ, जिसके बाद वो 2.5 साल तक बिस्तर पर ही रहे और 10 जनवरी 2011 को 82 साल की उम्र में पेशावर के CMH में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान का सियासी सिस्टम बहादुर और अपना दिमाग रखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पे महकमा दाखिला, जहाँ रहमान मलिक, शेख रशीद और मोहसिन नकवी जैसे यस्सर करने वालों की भीड़ है। वहाँ जनरल नसीरुल्लाह बाबर के कद का कोई दूसरा शख्स कम से कम हमें तो नज़र नहीं आता। ये बात अलग है कि कुछ के लिए वो विलन है और कुछ के लिए वो हीरो, लेकिन कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर लंदन तक ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो उनके बारे में कोई ना कोई जज्बात ना रखता हो।